नमस्कार दोस्तों, साक्षी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें देखेंगे क्या है मंत्रिपरिषद, आखिर मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, क्या क्या इन मंत्रियों के कार्य हैं, इन्हें शपथ कौन दिलाता है, यदि ये त्यागपत्र देना चाहें तो किसे त्यागपत्र देना चाहते हैं, और अंत में किचन कैबिनेट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में नई नई चीज़ें आती हैं, न्यूज़पेपर में सुनने को मिल जाता है कि किचन कैबिनेट, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्या है मंत्रिपरिषद। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद ये हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 74(1) भारतीय संविधान के आर्टिकल 74(1) में मंत्रिपरिषद का वर्णन है। इसमें समस्त प्रकार के मंत्री आएंगे। इस मंत्रिपरिषद की शुरुआत सबसे पहले, या फिर हम बोलें विभागीय प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले 1861 में लॉर्ड कैनिंग, जो हमारे वायसराय थे, प्रथम वायसराय थे, इन्हीं के समय में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी। और इस विभागीय प्रणाली को हम पोर्टफोलियो प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इस संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है कि जिन जिन देशों में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई जाती है, उन देशों के जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं या जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, इनके पास इतनी सारी शक्तियां हैं, इतने सारे अधिकार दे दिए हैं कि ये उन शक्तियों का प्रयोग केवल खुद से या अकेले नहीं कर सकते। उन अधिकारों का प्रयोग करने के लिए हमें एक मंत्रिपरिषद किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें एक मंत्रिपरिषद की ज़रूरत पड़ती है। इस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है या हेड होता है, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद, इस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय। इन्हीं प्रधानमंत्री की सलाह और सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति महोदय मंत्रिपरिषद में व्यक्तियों को विभाग प्रदान करते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सा विभाग प्रदान किया जाना है। ये राष्ट्रपति महोदय खुद से डिसाइड नहीं करेंगे कि हम किस व्यक्ति को कौन सा विभाग दें। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि संबंधित व्यक्ति को ये विभाग देना है, तो राष्ट्रपति महोदय उस व्यक्ति को उस विभाग का क्या बना देंगे? मंत्री बना देंगे। ये प्रधानमंत्री का पद एवं नियुक्ति हमारे भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 75(1) में। अब हम देखते हैं कि इन मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। तो इन मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी वो हमारे राष्ट्रपति महोदय करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय। कैसे करेंगे? किसकी सलाह पर करेंगे? तो हमारे प्रधानमंत्री जी की सलाह पर करेंगे कि किस व्यक्ति को किस विभाग का मंत्री बनाना है। अब शपथ की बात आती है, तो शपथ कौन दिलाएगा इन मंत्रियों को? तो शपथ भी हमारे राष्ट्रपति। कौन? शपथ भी हमारे राष्ट्रपति महोदय ही दिलाएंगे। फिर इसके बाद यदि हम चर्चा करें कि इन व्यक्तियों ने यदि शपथ ले ली और यदि ये त्यागपत्र देना चाहें तो किस व्यक्ति को देंगे, किसे देंगे? तो ये त्यागपत्र भी अपना राष्ट्रपति महोदय किसे सौंपेंगे? त्यागपत्र भी राष्ट्रपति महोदय को सौंपेंगे। हमने नियुक्ति देख ली, राष्ट्रपति महोदय ने की, शपथ राष्ट्रपति महोदय ने दिलाई, त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय ने दिलाई। अब हम देखते हैं
कि किसी भी या मंत्रिपरिषद का मंत्री बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो मंत्रिपरिषद का मंत्री बनने के लिए या तो आप लोकसभा के सदस्य हों या फिर आप राज्यसभा के सदस्य हों, यानी कि संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। लेकिन यदि आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं तो भी आप मंत्री बन सकते हो। वो कैसे? हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी सदन का सदस्य नहीं है तो भी उस व्यक्ति को मंत्री पद प्रदान किया जा सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी। तो योग्यता क्या हो गई? या तो वो लोकसभा का सदस्य होगा, या तो राज्यसभा का सदस्य होगा, या फिर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह में संसद के किसी न किसी सदन की क्या करनी होगी? शपथ लेनी होगी। अन्यथा 6 महीने के अंदर वो किसी भी सदन की शपथ नहीं लेता है तो उसे अपने मंत्री पद से क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसके बाद हम देखें इन मंत्रियों का उत्तरदायित्व क्या है। तो इन मंत्रियों का उत्तरदायित्व है आर्टिकल 75(2) और आर्टिकल 75(3) में बताया गया है। आर्टिकल 75(2) में बताया गया है कि ये जो मंत्रिपरिषद के मंत्री होंगे, मंत्रिपरिषद के मंत्री व्यक्तिगत रूप से, मंत्रिपरिषद के मंत्री कैसे? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति क्या होंगे? उत्तरदायी होंगे। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। क्यों होंगे व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी? क्योंकि जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। या सीधी सीधी बात करें कि जब तक राष्ट्रपति को संबंधित मंत्री में विश्वास है कि ये अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं, तब तक वो मंत्री बने रहते हैं। जिस दिन उन्होंने अपना कार्य अच्छे से नहीं किया, कोई त्रुटियां हुई, विसंगतियां हुई, कुछ समस्याएं आईं, तो राष्ट्रपति महोदय उनसे त्यागपत्र मांग सकते हैं। ये हो गया प्रसाद पर्यंत। आर्टिकल 75(3) के अनुसार जो मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, किसके प्रति? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। आर्टिकल 75(3) के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि इसमें आर्टिकल 75(3) में इन मंत्रियों का जो उत्तरदायित्व बताया गया है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व बताया गया है। और साथ में ऐसा होता क्यों है? क्योंकि कोई भी मंत्री किसी दूसरे मंत्री पर या किसी दूसरे व्यक्ति पर कोई आरोप लगाकर बच नहीं सकता, क्योंकि वो संबंधित विभाग का मंत्री है तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी। यही रीजन है कि यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक मंत्री के प्रति लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो समस्त मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। वो इसीलिए क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होती है वो आर्टिकल 75(3) के प्रति लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से। ये हो गया मंत्रियों का उत्तरदायित्व। अब इस मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा? इस मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? अधिकतम कितने हो सकते हैं? कम से कम कितने हो सकते हैं? तो शुरुआत में क्या था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब एक ही पार्टी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कुल मिलाकर के उसकी सरकार बना करती थी, लेकिन बीच में क्या हुआ कि इस कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई। इस कांग्रेस पार्टी से टूट के बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां बन गईं।
जब छोटी छोटी पार्टियां बन गई तो क्या हुआ कि हमारी सरकार के पास या इन पार्टियों के पास स्पष्ट रूप से क्या नहीं मिलने लगा, इन्हें फिर बहुमत नहीं मिला। जब बहुमत नहीं मिला तो फिर क्या करने लगी ये पार्टियां, छोटे छोटे दलों को मिला करके अपनी अपनी सरकारें बनाने लगी। अब हो सकता है किसी क्षेत्रीय दल के पास एक सीट हो और वो एक सीट वाला कोई मंत्री का पद मांगे, तो बीच में 1985 के आसपास या 1990 से हम बात करें तो प्रमुख रूप से छोटी छोटी पार्टियां किंग मेकर होकर उभरी कि किसी के पास एक सीट है, 2 सीट है, 4 सीटें हैं, तो वो क्या करती थी कि कोई ना कोई एक मंत्री का पद मांगा करती थी। अब क्या होगा, प्रधानमंत्री के पास प्रत्येक पार्टी को एक एक मंत्री का पद देना होगा। जब मंत्री का पद देंगे तो इन मंत्रियों की संख्या कोई निश्चित नहीं होगी। जब मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं होगी तो क्या होगा कि हमारे देश में बहुत सारे मंत्री होंगे। जैसे हमारी लोकसभा की सदस्य संख्या 550 है, 550 प्लस 2 552 है। अब क्या होगा, विभिन्न छोटे छोटे दलों से मिलकर के जब सरकार का गठन होगा तो हो सकता है 200 मंत्री बने, 250 मंत्री बने। जब इतने सारे मंत्री बनेंगे तो क्या होगा, हमारे भारत की जो संचित निधि है, भारत सरकार का जो पैसा है, वो अधिकतम पैसा तो इन मंत्रियों के वेतन भत्ते देने में निकल जाएगा। तो अटल बिहारी की सरकार ने कहा कि क्यों ना हम इन मंत्रियों के ऊपर पाबंदी लगा दें कि भाई प्रधानमंत्री एक निश्चित संख्या में क्या कर सकता है, मंत्री बना सकता है। तो अटल बिहारी जी ने संविधान में एक संशोधन किया जिसके आधार पर हमारी मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या क्या की गई, निश्चित की गई। वो हमारा संविधान संशोधन था कौन सा, 91वां संविधान संशोधन 2003। इस 91वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की संख्या निश्चित कर दी गई। कितनी होगी मंत्रिपरिषद की संख्या, निचले सदन का या फिर हम बोलें लोकसभा का 15%। कितना, लोकसभा के सदस्यों का कितने परसेंट, 15%। ये होगी हमारी अधिकतम। और न्यूनतम कितने मंत्री होने चाहिए, तो न्यूनतम जो मंत्री होंगे वो 12 से कम नहीं होंगे। कितने, जो न्यूनतम होंगे वो कितने से कम नहीं होंगे, 12 से कम नहीं होंगे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में संशय होती है कि इस लोकसभा की सदस्य संख्या का 15%, तो क्या इसमें प्रधानमंत्री शामिल होगा या नहीं होगा। तो इसमें बिल्कुल आपका प्रधानमंत्री शामिल होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री भी किसी न किसी विभाग का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो मंत्रिपरिषद की जो निश्चित सदस्य संख्या होगी वो कितनी होगी, लोकसभा का या निचले सदन का 15% ही होगी अधिकतम। और आपका न्यूनतम कितनी हो सकती है, 12। इसमें प्रधानमंत्री को इधर भी मिला करके हम देखेंगे और इधर भी हम प्रधानमंत्री को मिला करके न्यूनतम कितनी रखेंगे, 12। आइए दोस्तों देखते हैं कितने प्रकार के मंत्री होते हैं इस मंत्रिपरिषद में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो प्रमुख मंत्री होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री। इन मंत्रियों के अलावा एक अन्य प्रकार के मंत्री होते हैं जो संसदीय सचिव कहलाते हैं। लेकिन यदि हम प्रमुख रूप से बात करें कि मंत्रियों के प्रमुख प्रकार कितने हैं, तो वो हमारे 3 ही हैं। क्या है कैबिनेट मंत्री, क्या है राज्य मंत्री, क्या है उप मंत्री। आइए दोस्तों देखें, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो अपने अपने विभाग के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। कैबिनेट मंत्री अपने अपने विभाग के क्या होंगे, प्रमुख होंगे। इनके पास कोई एक निश्चित विभाग होगा, जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय,
रेलवे मंत्रालय, इसके अलावा अन्य भी मंत्रालय हो सकते हैं। तो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और रेलवे मंत्री, तो ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इनके पास अपना खुद का विभाग होता है या किसी न किसी विभाग के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। जो मंत्रिमंडल की बैठकें होती हैं उनमें केवल कैबिनेट मंत्रियों, मंत्रिमंडल की बैठकों में केवल कैबिनेट मंत्री ही भाग ले सकते हैं। किसकी? मंत्रिमंडल की बैठकों में केवल कौन भाग लेगा? कैबिनेट मंत्री ही भाग ले सकते हैं। इसके अलावा अन्य मंत्री भाग नहीं लेंगे। जो दूसरे प्रकार के मंत्री हैं वो हैं हमारे राज्य मंत्री। दूसरे प्रकार के मंत्री हैं वो हैं हमारे राज्य मंत्री। इन राज्य मंत्रियों के पास अपना कोई स्वतः विभाग नहीं होता है। ये इन्हें जो वेतन भत्ते मिलते हैं वही वेतन भत्ते राज्य मंत्रियों को भी मिलते हैं, लेकिन इनके पास अपना विभाग ना होने के कारण इन्हें मंत्रिमंडल की कोई भी विभाग क्या होगा, इनके पास नहीं होता है और इन्हें क्या होता है, मंत्रिमंडल की बैठक में भी भाग लेने का अधिकार नहीं होता जब तक इन्हें बुलाया ना जाए। जब इन्हें मंत्रिमंडल की बैठक में बुलाया जाएगा तब ये भाग ले सकते हैं, अन्यथा मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं ले सकते। इसमें आपने पढ़ा होगा कि राज्य मंत्री एक बिना विभाग वाले होते हैं, एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। क्या? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। जनरली हमारे और आपके दिमाग में आता है कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का मतलब है कि हर एक राज्य के लिए क्या होगा, एक मंत्री होगा। हर एक राज्य के लिए एक मंत्री होगा। ऐसा कदापि नहीं है। केवल एक किसी न किसी विभाग का एक कैबिनेट मंत्री होता है, उसी प्रकार किसी न किसी विभाग का एक ठो राज्य मंत्री होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे मध्य प्रदेश के लिए अलग से राज्य मंत्री होगा, उत्तर प्रदेश के लिए अलग से होगा, कर्नाटक के लिए अलग से होगा, केरल के लिए अलग से होगा। तो एक ही राज्य मंत्री होगा और एक ही क्या होगा, कैबिनेट मंत्री। जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्रियों के अधीन ही कार्य करते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा किसी राज्य मंत्री को कभी कभार स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। स्वतंत्र प्रभार का मतलब है कि जब कैबिनेट मंत्री अपने विभाग का कार्य करने में असमर्थ होते हैं या विदेशी दौरे पर होते हैं या फिर बोलने बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, तो जो आपका राज्य मंत्री होता है वो क्या बन जाता है, फिर कैबिनेट मंत्री बन जाता है, या फिर हम बोल दें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। उसे संबंधित विभाग का स्वतंत्र प्रभार प्राप्त हो जाता है कि अब आप क्या कर सकते हो, कैबिनेट मंत्रियों के जैसे खुद डिसीजन ले सकते हो। कब तक ले सकते हो? जब तक हमारे कैबिनेट मंत्री संबंधित विभाग का कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें कि जिन लड़कों की जॉब लग गई है वो अभी क्या हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। कैसे? क्योंकि जब उनका मन होता है बाहर जाने का, कहीं भी घूमने का, फिरने का, शॉपिंग करने का, जो भी उनके दिल में दिमाग में आता है वो अपने मन का करते हैं। लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है तो क्या होता है, वो फिर कैबिनेट मंत्री नहीं रहते, वो क्या बन जाते हैं, राज्य मंत्री। क्यों? क्योंकि कैबिनेट मंत्री कौन बन जाता है, उनकी वाइफ, उनकी पत्नी। क्योंकि वो अब ना तो स्वतंत्र रूप से कहीं आ सकते हैं ना जा सकते हैं। कहीं उन्हें आना होगा, जाना होगा तो पहले पत्नी को बताना होगा कि श्रीमती जी हम ये करने वाले हैं, क्या कर लें, हम शॉपिंग करने वाले हैं, क्या कर लाएं या ना करें। तो जो भी हम डिसीजन अभी ले सकते थे
या फिर जो कैबिनेट मंत्री थे वो अपना डिसीजन स्वयं ले सकते थे। अब क्या हो गया, यदि आपकी शादी हो गई तो आप राज्य मंत्री के दायरे में आ गए। आप अपने डिसीजन स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकते, आपके डिसीजन के ऊपर किसी न किसी का प्रभाव होगा या फिर आप किसी न किसी के अंडर में रह के काम करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा जब पत्नियां मायके चली जाती हैं, जब पत्नियां मायके चली जाती हैं तो फिर वो व्यक्ति क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है लगभग कुछ दिनों के लिए, 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन के लिए। वैसे ही हमारे कैबिनेट मंत्री हैं कि ये बीमार पड़ गए, मतलब राज्य मंत्री को संबंधित विभाग का क्या मिल गया, स्वतंत्र प्रभार हो गया। तब तक के लिए वो स्वतंत्र हो गए और जैसे ही वो पत्नी आती है मायके से वापस, फॉर एग्जाम्पल कैबिनेट मंत्री अपने विभाग में काम करने लगते हैं तो आप जो राज्य मंत्री थे आपसे स्वतंत्र प्रभार छीन लिया जाता है। फिर आप कैसे बचते हो, किस प्रकार के मंत्री बचते हो, केवल राज्य मंत्री ही बचते हो, आपके पास कोई भी स्वतंत्र प्रभार नहीं रहेगा। यही स्थिति है पुरुषों की कि उन्हें कुछ दिन तक स्वतंत्रता मिलने के बाद फिर क्या होता है, राज्य मंत्री बना दिया जाता है। जो हमारे तीसरे प्रकार के मंत्री होते हैं वो होते हैं उपमंत्री। इनके पास भी सामान्यतः कोई विभाग नहीं होता है, ये भी किसी न किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं, कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। साथ में ये जो कार्य करते हैं ये प्रशासनिक कार्य करते हैं। कौन से, प्रशासनिक कार्य करते रहते हैं। इनके पास भी कोई विभाग नहीं होगा और जो काम करेंगे कौन से कार्य करेंगे, प्रशासनिक। क्या इन्हें मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेने का अधिकार होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठक में केवल वही मंत्री भाग लेंगे जो किसी न किसी विभाग के अध्यक्ष होते हैं, प्रमुख होते हैं। तो इन्हें क्या होगा, मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। इन्हें भी मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अपन मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में भ्रमित रहते हैं कि मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है। हम देखते हैं दोस्तों, देखते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या प्रमुख अंतर है। तो जो हमारी मंत्रिपरिषद बनती है वो हमारी प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, जो हमारी कैबिनेट, जो हमारी मंत्रिपरिषद बनती है वो इन सभी से मिलकर बनती है। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। जबकि जो हमारा मंत्रिमंडल बनता है वो प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री। ये जो मंत्रिपरिषद का आकार है ये बहुत बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, इसमें कैबिनेट मंत्री भी शामिल है, इसमें राज्य मंत्री भी शामिल हैं, इसमें उपमंत्री भी शामिल हैं। और जो हमारा मंत्रिमंडल होता है उसमें केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ये दोनों ही शामिल होते हैं, इसलिए इसका आकार क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका जो आकार होगा ये क्या होगा, इसका आकार बड़ा होगा। लगभग 75 से 80 व्यक्ति, लगभग 75 से 80 व्यक्ति इस मंत्रिपरिषद का हिस्सा हो सकते हैं। जबकि मंत्रिमंडल में लगभग 15, इसका आकार कैसा होगा, इसका आकार छोटा होगा। और इसमें कितने व्यक्ति हो सकते हैं, अधिकतम 15 से 20 व्यक्ति। जो हमारी मंत्रिपरिषद का वर्णन
हमारे आर्टिकल 74 तथा 75 में है। आर्टिकल 74 में स्पेशली मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद का किसके प्रति क्या उत्तरदायित्व है वो बताया गया है। जबकि जो हमारा मंत्रिमंडल है इसका किसी भी आर्टिकल में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। मूल संविधान में क्या है, इसका उल्लेख नहीं है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, कब, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कैबिनेट शब्द आर्टिकल 352 में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कैबिनेट शब्द आर्टिकल 352 में जोड़ा गया। इसके पहले कैबिनेट शब्द का हमारे संविधान में कहीं भी कोई भी उल्लेख नहीं था। आपको देखकर ही समझ में आता है कि मंत्रिपरिषद ज़्यादा शक्तिशाली होगी कि मंत्रिमंडल। तो सर्वाधिक जो शक्तिशाली होगा वो कौन होगा, मंत्रिमंडल। जो शक्तिशाली होगा वो मंत्रिमंडल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो मंत्रिमंडल में मंत्री हैं वो किसी न किसी विभाग के मंत्री हैं, जबकि मंत्रिपरिषद को जो शक्ति मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, मंत्रिमंडल से ही मिलेगी। इसलिए मंत्रिपरिषद के मंत्री कैबिनेट मंत्रियों की अपेक्षा या मंत्रिमंडल के मंत्रियों की अपेक्षा कम शक्तिशाली होंगे। क्या होंगे, कम शक्तिशाली होंगे। तो ये है प्रमुख हमारा मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। अब हमने आपको बताया था कि एक वर्ड और आप लोगों को सुनने को मिलता है, किचन कैबिनेट। दोस्तों देखते हैं किचन कैबिनेट क्या है। इसका वर्णन हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है, ना तो किसी आर्टिकल में किचन कैबिनेट का उल्लेख किया है। किचन कैबिनेट शब्द जो है वो हमारे मीडिया द्वारा या जो हमारे पत्रकार भाई बंधु हैं उनके द्वारा दिया गया। इसमें जनरली होता क्या है कि कुछ प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे, ना तो वो मंत्रिपरिषद में लिए जाते थे ना मंत्रिमंडल में लिए जाते थे, जबकि अपने घर में चाय नाश्ते की पार्टी के साथ अपने फैमिली फ्रेंडों के साथ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। इन्हीं निर्णयों को हमारे जो मीडिया प्रभारी हैं या पत्रकार भाई हैं उन्होंने किचन कैबिनेट शब्द कहा या किचन कैबिनेट कहा। दोस्तों हमने मंत्रिपरिषद के बारे में देखा, क्या है मंत्रिपरिषद, किस आर्टिकल में है, कितने प्रकार के मंत्री हैं, सब कुछ हमने मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में भी अंतर देखा, किचन कैबिनेट के बारे में भी देखा। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, जिससे उन्हें ये महत्वपूर्ण जानकारी भी मिल सके। क्योंकि ये जो जानकारी है ये केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नहीं है, जो हमारे देश के नागरिक हैं उन्हें भी ये छोटी छोटी जानकारियाँ होनी चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।